कितनी अच्छी अच्छी रचना कर रही हैं। मैंने उनकी रचनाएं भी देखा। उन्होंने कहा कुछ लिखो। अब इतनी जल्दी बिना रचना पढ़े और बिना प्रतिभा को समझे हम लिखें, लेकिन लेखनी ने तो ऐसा कमाल कर दिया कि शायद मुझे भी कल्पना नहीं थी कि मैं क्या लिख रहा हूँ। सरस्वती जब आ जाती है सामने तो वो अपने आप ही प्रतिभा का विकास करती है। इसलिए इस समाज में आभा है, इस समाज में प्रभा है, इस समाज में प्रतिभा है। मैं समाज की आभा, प्रभा और प्रतिभा को हृदय से नमन करता हूँ। मैं छोटी सी बात आदरणीय श्री मुकेश शुक्ल जी के लिए कहना चाहता हूँ। शुक्ल जी, आप मुझे सतना में मिले थे। मैं आदि शंकराचार्य की यात्रा का नेतृत्व कर रहा था। उस समय आपने दूर आकर के स्वागत सत्कार किया। जब मुझे बताया मधुर ने कि मुकेश जी का यहाँ सम्मान हो रहा, मैंने कहा वो आएंगे, क्योंकि मुझे जानकारी है। एक कलेक्टर तो मेरे ऊपर बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि महाराज आप तो साधु संत महात्मा है, सामान्यतः हम साधु संत महात्माओं से प्रशासनिक तंत्र की बातें अपेक्षा नहीं करते, पर जब आप एनालिसिस करने लग जाते हो तो फिर लगता है कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है। ये सीढ़ी की बात बता रहा हूँ। अभी एक घटना में गया था, दूसरे दिन एसपी साहब जो है वो बैक टू पवेलियन हो गए। केवल सुनते सुनाते, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ऐसा है कि आप लोगों की संगति में बैठ करके, जजों की संगति में बैठ करके जो तंत्र आपके पास है, उस तंत्र को समझने की बुद्धि तो है कम से कम हमारे पास, भले हम उस दिशा में अप्रशिक्षित हो। एक कलेक्टर साहब हमारे जबलपुर में थे। हमें कलेक्टर साहब आपका प्रमोशन होने वाला है, आप कमिश्नर बनेंगे, लेकिन मैं आपका ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मैं गाय की सेवा का दायित्व लेकर के और मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर काम करना चाहता हूँ। मैं दुनिया में भी गया हूँ, मुझे ब्राजील में किस प्रकार से पशुधन की चिंता होती है, उरुग्वे में पशुधन की चिंता कैसे होती है, डेनमार्क में कैसे होती है, या इजराइल में कैसे होती है। मैं उस तंत्र को यहाँ लाके, एक बहन यहाँ बैठी है, मेरा परिचय उस समय भी था और आज भी जब उनका अभिनंदन हो रहा था, तो प्रणाम कपिला नाम का ग्रंथ था, उसके विमोचन के अवसर पर हम लोग भोपाल में मिले थे और उसके माध्यम से गाय के वे सारे पक्ष कविता के माध्यम से आए थे। हमने कहा यही सब वेदों में गाया गया है। तो कलेक्टर साहब से कहा, कलेक्टर साहब 10 गो सदन मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, उसमें जबलपुर का गो सदन जिसमें 900 एकड़ जमीन है और एक प्राकृतिक समीकरण है, गाय का भोजन जंगल में और जंगल का आहार गाय के पास। क्या ये समीकरण मर गया है? ये समीकरण आज भी धरती पर है और प्रशासनिक तंत्र का ध्यान इस ओर जाना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जंगल में रहने वाला, मैं जंगल का ही सन्यासी हूँ, जंगल ही मुझे पसंद है। रेस्ट हाउस में भोजन आज तक नहीं किया मैंने, बस केवल वहाँ जो आवश्यक कार्य बस उसके लिए वहाँ जाना पड़ता है, नींद आ जाए नींद लेने के लिए। सरकार से एक नया पैसा नहीं लेता, जो मानदेय मिलता है अगले दिन दूसरी किसी गौशाला को दे के चला आता हूँ, क्योंकि मुझे कभी ही नहीं मिलता। मैंने कहा जब मैं इतनी तत्परता के साथ कार्य कर रहा हूँ तो मुझे जिला प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए। उस भूमि को जिन लोगों ने हड़प लिया और मैंने टोटल लगा के 530 एकड़ जमीन बची। मैंने कहा अगर ये जंगल में हमें जमीन मिल जाएगी तो हम गायों के लिए बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। उन्होंने किया। अब ये 10 गो सदनों में सागर का नाम भी आया, देवल नाम की कोई जगह है कमिश्नर साहब सागर में। हमने कहा 3600 एकड़ जमीन तो दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला सागर में बन सकती है। इस भूमि को लोग हड़प रहे हैं। ये जंगल डिपार्टमेंट की भूमि है और ये गाय का स्वाभाविक हक की भूमि है, गाय का निवाला वहां पर है। एक सिरफिरे मुख्यमंत्री जी आ गए, उनने एक्ट बना करके बांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा इन मूक प्राणियों के स्वाभाविक हक की भूमि को अगर आप मनुष्यों को बांटेंगे तो समस्या खड़ी होगी। सन 2000 में ये सब हम लोगों ने आवाज उठाई थी और 2022 तक आज स्थिति आ गई कि चल रही भूमि छूड़े नहीं मिल रही है। लेकिन जो संभावनाएं मुंह बाएं खड़ी हुई हैं, जो संभावनाएं बचल रही हैं, उन सब बचलती हुई संभावनाओं को समाधान के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। तो मैंने आज आपसे कहा कि मुझे बड़ा आनंद आया आपका अभिनंदन करते हुए कि आप कमिश्नर हैं सागर के, मैं जल्दी आपके पास आ रहा हूँ, कुछ करेंगे और इस समाज को भी अच्छा लगा। चौधरी साहब को मैंने उनके पिताजी की राम राघव जी की कसम दी थी, उनकी माता जी की कसम दी थी। मैंने कहा आपकी माता जी की अर्थी तब उठेगी जब गौ माता उस जंगल में प्रवेश कर जाएगी। नहीं तो लग रही थी आज गई थी कल गई और अभी वो सुरक्षित है उनकी माता जी, गौ माता की कृपा से। तो निवेदन ये कर रहा हूँ कि हम अगली पीढ़ी को भी यशस्वी बनाएं और स्वयं भी यशस्वी बने, क्योंकि हमारे पूर्वज यशस्वी थे। गोपालन की अभिरुचि हमारी पारंपरिक अभिरुचि थी। इसके कारण
आज मुझे बहुत बड़ी आशा मुझे यहाँ पर लग रही है और आशा का दीप मुझे प्रज्वलित होते दिखाई पड़ रहा है कि इतना सब कुछ आप करते हैं, करोड़ों रुपए आप लोगों की प्रतिभा निखारने के लिए खर्च करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ आपका। बस एक काम और कर लीजिए मेरे कहने से, मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ और मधुर से बैठ के चर्चा करूंगा अभी बाद में। हम गोग्रास की एक रोटी निकालते हैं घर से, हर घर से निकलती है। एक रोटी में गाय का पेट न हमारी अम्मा के जमाने में भरा, ना अम्मा के जमाने में भरा, ना उनकी ददिया सास के जमाने में भरा। एक रोटी तो हमारी आस्था का, हमारी परंपरा का, हमारे विश्वास का प्रतीक है। और आज अगर एक रोटी का नवाचार करना हो तो मैं कहता हूँ 10 रुपए रोज निकालो, गुल्लक में डालो। अगर मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों ने भी हमारी संस्थाओं की प्रेरणा के माध्यम से और हमारी अपील के माध्यम से इस व्रत का पालन कर लिया तो 3,650 करोड़ रुपया हमें साल में मिलेगा, जिसके लिए हमने पोर्टल जारी कर दिया है। एक जी की सुविधा भी लेंगे, बड़ी से बड़ी राशि CSR का फंड भी मिल सकता है। आप लोगों के लिए, मनुष्य के लिए करते, लेकिन आज मुझे लगता है कि इन मूक प्राणियों का जीवन संकट में पड़ रहा है। यहाँ पर्यावरणविद भी बैठे हुए हैं। मैंने कहा ये मेरा विषय है, रुचिकर विषय है, हम मिलेंगे, हम बातचीत करेंगे आपस में और इस दिशा में सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। सरकार अपने हिस्से का काम करे, प्रशासनिक तंत्र अपने हिस्से का काम करे, लेकिन समाज कोई ना, समाज को जगाने का काम हमारे जैसे संगठन, जिनके आप अध्वर्यु हैं, सूत्रधार हैं, आप जैसे लोग करेंगे। मेरे का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सारे कार्यक्रमों को शिथिल करके मुझे जाना चाहिए और एक साथ इंदौर और निमाड़ के लोग जो मुझे इंदौर शहर में मिलेंगे, उन सबके साथ एक अपरिचित सन्यासी का परिचय आना चाहिए। लेकिन आज के बाद मैं विश्वास करके जाऊंगा कि मैं आपसे अपरिचित नहीं हूँ, आप मुझसे अपरिचित नहीं हो। जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है। पिताजी तो बैरिस्टर थे, लेकिन उनका सानिध्य मुझे लंबा नहीं मिला। 3 चाचा मेरे पत्रकार थे, पर उनके साथ भी नहीं रहा। पर वकालत करने की इच्छा जरूर हुई, नहीं कर पाया किसी कारण, बस एनरोलमेंट मिला नहीं मुझे। लेकिन मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर के 15 मिनट का आर्गुमेंट जरूर मैंने किया और उस दिन अपनी पीठ को थपथपाया कि दबी हुई जो श्रेष्ठ इच्छाएं होती हैं, परमात्मा कहीं न कहीं उस इच्छा की पूर्ति कर देता है। भले एडवोकेट न बना हूं, लेकिन आज गाय माता के लिए सब प्रकार की वकालत करने के लिए मैं खड़ा हूँ। कानून का भी अध्ययन करता हूँ, परिस्थितियों का भी अध्ययन करता हूँ और उन सारे लोगों के साथ बैठता हूँ। आज इतने सारे प्रतिभावान लोगों के साथ मैं तो अपने सौभाग्य की सराहना करता हूँ। सोचा भी नहीं था, अपने मम्मी पापा को तो देखा नहीं था कि मैं कभी उनको अपने हाथ से माला पहनाता, लेकिन आज मेरे माता पिता के रूप में, आप उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने माताओं का भी सम्मान किया और अपने पिता को भद्र पुरुषों का सम्मान किया। तो मैं अपने सौभाग्य की सराहना करता हूँ कि परमात्मा जब निमित्त बनाना चाहता है तो इन माध्यमों से भी बना देता है कि जाओ, नर्मदे ब्राह्मण समाज के लोग तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें इस काम में अवश्य जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि अखबार में छपो, इसलिए नहीं कि कल सोशल मीडिया में आओ, कोई परवाह नहीं सोशल मीडिया और अखबार की, क्योंकि प्रतिभा को तो भगवान देखते हैं और जो प्रतिभा होती है वो स्वयं भगवत स्वरूप होती है। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का भी अवसर दिया, अपनी बात भी मैंने आपके सामने रखी। मैं आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति को जैसे नमन करते हुए और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हम एक रचनात्मक कार्य में नए भारत के लिए, चुनौतियां बहुत हैं, अब यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने का, ये तो वही चुनौतियां हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना के सामने आ गई थी, जिन्ना के काल में थी। देश कभी भी टूट सकता है, कभी भी विभाजित हो सकता है। आप मत भूलिए कि मारीची स्वभाव समाप्त हो गए, उनके नए नए संस्करण आकर के भारत में खड़े हो गए और दुनिया के लोग जो कुछ भी आज फाइनेंस कर रहे हैं उसके हस्तक बनते चले जा रहे हैं। इस देश की एकता और अखंडता के लिए पाकिस्तान पहली यात्रा थी मेरी। लोगों का आवाम के लिए क्या संदेश है? हमने कहा अगर ये संदेश पाकिस्तान के मुसलमान सुन रहे हो, अगर ये संदेश अफगानिस्तान के मुसलमान सुन रहे हो, अगर ये संदेश बांग्लादेश के मुसलमान सुन रहे हो, अगर ये संदेश भारत के मुसलमान और हिंदू सुन रहे हो, तो मैं बोलने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे आवाम को माध्यम बना करके मैं मुसलमानों को संदेश देना चाहता हूं। और आज भी मैं कह रहा हूं, अपने पूर्वजों का स्मरण बनाए रखना। पूर्वजों के स्मरण में इतनी ताकत है, अगर बर्लिन की दीवार टूट करके 2 मुल्क एक हो सकते हैं, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो कृत्रिम विभाजन है ये एक दिन टूट जाएगा।
राजनीतिक व्यवस्था का पाकिस्तान, प्रशासनिक व्यवस्था का पाकिस्तान बने रह सकता है, लेकिन हमारी और आपके बीच में एक भावनात्मक एकता फिर से खड़ी हो जाएगी। कहां से लाओगे तुम आदर्श दूर करके? आदर्श तो भारत की तुम्हारी मुख्य धरती में मिलेंगे, और इसलिए आज वहां की सड़कों का नाम भी उन वीरों के नाम पर होने लगा है जिन पर हम गर्व करते हैं। ये देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। एक व्यक्ति कल माध्यम बन के आया है कि मेरा नाम अब शेख जफर नहीं रहेगा, मैं चैतन्य सिंह राजपूत बनकर के रहूंगा। मैं उन तमाम जफरों को आह्वान करता हूं इस माध्यम से कि आ जाओ, ये समय है, प्रायश्चित करो। और हमसे कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित करने के लिए हमारे पूर्वजों को हम गलत नहीं मानते, वो हमारे आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने आदर्श ही स्थापित किया है, उस पर हम चल रहे हैं। हम परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते, लेकिन परावर्तन में विश्वास रखते हैं। परावर्तन हमारे यहाँ संस्कार की कोटि में आता है। इसलिए आओ श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् सुनुस्थिता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। ये छोटा सा आह्वान करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी के इतने प्राणवंत वचनों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। तुलसी बाबा ने मानस में कहा है, आज अद्भुत वाणी, ऐसी अद्भुत वाणी से आज हम सब धन्य हुए। नंदा भवन ट्रस्ट, ये रविन्द्र नाट्य गृह, ये चमकती दमकते इस सभागार में एक यादगार उद्बोधन सुनने को हम सबको मिला है कि हम चंद समय और आपसे लेंगे। हमारे बहुत ऐसे ही उद्बोधन दो और सुनने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। प्लीज की कोशिश करें, पूरा समाज उनके लिए अग्रणी रहेगा। धन्यवाद। नर्मदे हर। बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं मधुर टेंगले जी से अनुरोध करूंगी कि कार्यक्रम का, समारोह का जो अगला खंड है व्याख्यान माला का, उसका संचालन करें। मधुर टेंगले जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, नर्मदा भवन ट्रस्ट का एक प्रकल्प है जिसमें हम लोग व्याख्यान माला के माध्यम से प्रति रविवार वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलते हैं। और आज चूँकि नर्मदा भवन ट्रस्ट का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ है और उसमें व्याख्यान माला की श्रृंखला ना हो ऐसा संभव नहीं है, तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। हमारे दो विशेष अतिथि आज हमारे बीच हैं जो व्याख्यान माला में हमारे समक्ष होंगे। मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम हम सभी के प्रिय नारदीय गौरव श्री मुकेश शुक्ला जी से कृपया आप मंच पर आए और हम उनको सुनेंगे। और इनके बाद हमारे बीच है साधना जी, हम उन्हें भी सुनना चाहेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कृपया कुछ देर के लिए शांति बना के बैठे। बहुत ही विशेष विषय पे ये अपनी बात रखेंगे। आपका विषय है युवा। युवा के विषय में आप अपनी चर्चा रखेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुकेश शुक्ला जी, कृपया स्वागत। लंच के ठीक पहले और लंच के ठीक बाद वक्ता थोड़ी पशुपेश में रहता है, लोग क्या सुनेंगे क्या समझेंगे पता नहीं, क्योंकि भूख जो हो है वो आपका एकाग्रता को भंग कर देती है और ज़्यादा भूख और ज़्यादा एकाग्रता भंग करती है। लेकिन फिर भी मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। विषय बहुत लंबा दिया आपने, लेकिन जितना समेट सकते हैं। सबसे पहले तो नर्मदा भवन ट्रस्ट इंदौर की इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय महामंडलेश्वर जी, और आपसे मेरा परिचय तब हुआ था जब मैं कलेक्टर सतना था और आपको मैंने अपने ज़िले की सीमा से रिसीव किया और आपके साथ भगवान ब्रह्म की स्थान चित्रकूट पर आपका एक बहुत सारगर्भित कार्यक्रम हुआ था जिसका मैं साक्षी रहा। आपके श्री चरणों में मेरा नमन। सांसद श्री गजेंद्र पटेल जी, नामदी महासभा के अध्यक्ष श्री शर्मा जी और इस समूचे अनूठे आयोजन के आयोजनकर्ता आदरणीय श्री आलोक जी बिल्लोरे, जो लगातार ऐसे कार्यक्रम करके समाज को जोड़ने का काम करते रहते हैं। विरासत से, डॉक्टर साहब की विरासत को आप बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। मेरा विषय जो है वो
युवाओं के लिए है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही करना होगा। 3 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं कि युवाओं के लिए सफलता का सोपान, एक युवा, एक सफलता और तीसरा उसकी प्रोसीजर या सोपान। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि युवा कौन है। मैं समझता हूँ कि सारी परिभाषाएं सबको मालूम है, उम्र कोई आंकड़ा नहीं, उम्र कोई पड़ाव नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी मांसपेशियाँ हों और जो ऊर्जा से लबरेज हो, दृढ़ निश्चयी हो और युवा चित्त को धारण करता हो, तो युवा है। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि असली में युवा है, वो युवा बने कैसे रह सकता है। ये कोई बायोलॉजिकल फॉर्मूला नहीं, बल्कि ये है कि हम युवा चित्त बने रहें, उसके लिए सृजन से जुड़े रहें। क्रिएटिविटी आपको हमेशा एनर्जाइज करती रहती है और आप हमेशा ऊर्जस्वी बने रहते हैं, और ऊर्जा का रूपांतरण ही युवाओं में होता है और युवा ही ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ये एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उत्साह से परिपूर्ण है, ऊर्जा से भरा हुआ है, वो हमारे लिए युवा है। और उस युवा चित्त का होना ही सफलता की प्रथम श्रेणी है या उसका प्रथम सोपान है। सफलता शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, कौन जाता है, कोई तिलिस्म है, कोई एक ऐसा तिलिस्म है जिसने भेद लिया, उसके पास यश, समृद्धि, वैभव, कीर्ति सब कुछ है, और जो उसको भेद नहीं पाता वो हमेशा ढूंढता रहता है कि सफलता कैसी मिले। मैं समझता हूँ कि सफलता उस अरेबियन नाइट्स की उस कहानियों की तरह है, जहाँ पर खुलजा सिमसिम बोलने पर एक बहुत बड़ा सा खजाना खुल जाता है और लोग इसमें प्रवेश कर जाते थे और वो सफल हो जाते थे। ऐसा कोई तिलिस्म नहीं, सिर्फ कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी होगी, समझनी होगी। सफलता के लिए एक तो स्वयं के दृष्टिकोण से सफलता क्या है, जानना बहुत जरूरी है कि सफलता है क्या। स्वयं के दृष्टिकोण से सफलता एक अलग चीज है और समाज के दृष्टिकोण से सफलता एक भिन्न बात है। कोई व्यक्ति जो स्वयं के दृष्टिकोण से सफल है, वो हो सकता है कि जैसा चाहता है वो वैसा बन गया, वो सफल है। और समाज के दृष्टिकोण से समाज जिसको मूल्यांकित करता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए सफल है, उस मूल्यांकन में आप नहीं हैं तो शायद उनके लिए सफल नहीं है। लेकिन सबसे पहले सफलता के लिए ये जरूरी है कि आपका स्वयं का सफलता के प्रति दृष्टिकोण क्या है और आप सफलता के मायने खुद क्या समझते हैं। कोई गीतकार के रूप में सफल है, कोई उद्योगपति के रूप में सफल है, कोई समाज का अधिकारी के रूप में सफल है, या कोई और किसी रूप में सफल है। सबसे पहले हमें स्वयं आंकना होगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से सफल होते देखना चाहते हैं। और समाज के दृष्टिकोण से यदि हम कहेंगे तो वो भी एक हमारा आकलन होना चाहिए कि अर्थात समाज किसे सफल मानता है। मेरे हिसाब से स्वयं का विश्लेषण सबसे पहली बात है। सबसे पहले कि हम ये जान लें कि हमारे लिए सफलता के मायने क्या है या हम सफल कब होंगे। यदि ये बात हमें पता चल गई तो ही उसके बाद आगे के रास्ते खुलेंगे। मैं समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी कल्पना की थी और उसको मैंने पाने की कोशिश की, सफल हो गया। मैं आगे चलकर उद्यमी के रूप में भी अपने आप को विकसित करना चाहता हूँ, तो मुझे वैसा सोचना होगा। सबसे पहले यही सोचना होगा कि हम क्या चाहते हैं। बहुत पहले परसों में मेरे दादाजी जब मुझे एक सरस्वती शिशु मंदिर ले जाया करते थे तो वहाँ एक कैप्शन लिखा होता था कि जो जैसा सोचता है करता है वो वैसा ही बन जाता है। मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन बहुत बाद में कालांतर में मुझे समझ में आया कि जो जैसा सोचता है करता है वो वैसा ही बन जाता है। जीवन में जिस वक्त आप सबसे ज्यादा उत्साह से भरे हुए होते हैं, जीवन में सबसे ज्यादा जब आपके पास स्रोत होते हैं, तब आप उन उपक्रमों को करिए जिन उपक्रमों के लिए आप बने हैं और जिन उपक्रमों को आप सफल करना चाहते हैं। इसके लिए कोई समय आपका इंतजार नहीं करता और मेरी यही मान्यता है कि आप करते रहिए। आपकी मेहनत और आपका परिश्रम इतनी खामोशी के साथ होना चाहिए कि सफलता का शोर सबको सुनाई दे कि अब आप सफल हो गए। तब तक आप सफल नहीं होते। अपने आप की कमजोरियों और खूबियों दोनों को पहचानें। आपके पास स्किल है, आपकी कुछ कमजोरियां हैं, उनको निकाल कर फेंकिए, बहा दीजिए उसको
नदी में आपके सारे व्यसनों को और बुराइयों को किसी दिन बैठकर नदी के तट पर उन सबको प्रवाह कर दीजिए। आप देखेंगे कि आप निखरना शुरू हो गए। अपनी कमजोरियों पर काबू पाएं, अपनी योग्यता को हासिल करें, बार बार अपनी योग्यताओं में अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें प्रशिक्षण के माध्यम से। ये तो ग्लोबल है, वर्चुअल युग है, आप बहुत अधिक चीज़ों को बहुत जगह से पा सकते हैं, उन सबको पाइए। किसी क्षेत्र विशेष का ज्ञान आपको उस क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएगा। जैसा कि महामंडलेश्वरा महोदय ने कहा कि मैंने जब गो सेवा का प्रण लिया तो फिर उसका कानून भी पढ़ डाला, उसकी वकालत भी करना सीख गया और उस दिशा में आने वाली चुनौतियों को भी करने लगा। यही बात हमारी किसी क्षेत्र विशेष को हमारी योग्यता निरूपित करती है। हम यदि उसके अनुरूप अपनी योग्यता को बना लेंगे, उसकी योग्यता के अनुरूप चलने लगेंगे, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और समाज देखेगा कि आप सफल हैं और सफलता के सोपान और आगे बढ़ रहे हैं। अपने लिए होमोजीनियस टीम का गठन करें। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी भी कार्य के लिए समान गुण धर्म वाले लोगों का चयन करें। यदि आपने अपनी ही अनुरूप अपनी ही योग्यता वाले समान गुण धर्म वाले लोगों का चयन नहीं किया तो हेटेरोजेनस, आपसे विपरीत राय रखने वाले, विपरीत आचरण करने वाले और विपरीत दिशा में जाने वाले लोग आपको जो है वो गलत दिशा में ले जाएंगे। क्योंकि कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं होता, कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं होता। कर्म तो चोर भी करता है, लेकिन जब कर्म करना ही, कहते हैं योगा कर्म से कौशलम, योग में कुशलता, कर्म में कुशलता योग है, तो चोर भी कर्म करता है लेकिन उसका कर्म तो उद्देश्यता से जुड़ा हुआ नहीं है। जब उद्देश्य के साथ, स्वदेश्य के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे पवित्र विचारों के साथ जब कर्म जुड़ता है तब व्यक्ति विशंभर बनता है। अन्यथा कर्म तो चोर भी करते हैं। सिर्फ मेहनत ही नहीं है, सिर्फ मेहनत ही नहीं है। मैं हमेशा इस बात को करता हूं कि जो लोग सफल हुए, जो असफल हो गए या गरीब हुए, तो वो केवल आलसी नहीं थे, या जो सफल हो गए वो बड़े परिश्रमी नहीं थे। क्योंकि ये तभी संभव हो सकता है जबकि आपके साथ अच्छे उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य जुड़े, तब आपकी सफलता आपको एक सही दिशा में ले जाती है, तब आप विशंभर बनते हैं, अपने कर्म से जाने जाते हैं। अन्यथा आप भटकते रहेंगे, कभी सफलता होकर भी आप श्रेय नहीं पाएंगे। सफलता के साथ श्रेय का होना बहुत जरूरी है। यदि पैसे ही वाले लोग सब बनते रहते तो सबको श्रेय मिलता, लेकिन श्रेय किसी और को मिलता है। मैं अक्सर ये देखता हूं कि समाज के अंदर कई बार श्रेय उन लोगों को मिलता है जो पैसे वाले धनवान नहीं होते, बिना किसी पद के वो उनको मिलता है। उसका एकमात्र कारण ये होता है कि उन्होंने अपने कर्म को, अपनी सफलता को, अपने उद्देश्यों को अच्छे कर्म से जोड़ा, पवित्र कर्म से जोड़ा, इसलिए उनको जो है वो लोग श्रद्धा से पूछते हैं और इसीलिए वो श्रद्धेय कहलाते हैं। सफलता के लिए बहुत जरूरी है निरर्थक बातों से बचें, गप्पबाजी से बचें। दुनिया की सबसे बड़ी जो निरर्थक बात वो है कि गप करना, क्योंकि गप करने वाला व्यक्ति आपके साथ बैठता है और बाद में जाके आपके बारे में कहीं और गप करता है। ऐसे लोगों से हमें बचना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से बड़े। एक चीज जरूर मैं कहूँगा, जीवन में जो मैंने सीखी, जो मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कह रहा हूँ जो ये सब मेरे जीवन का, मैं समझता हूँ कि मेरा प्रशासनिक जीवन मुकम्मल हुआ जा रहा है, पूर्णता की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूँ। आने वाले वर्षों में मैं किसी और किरदार में अपने आप को गढ़ूंगा। उस किरदार का भी मैंने चयन किया कि मुझे क्या करना है उसके बाद। तो मेरा ये आपसे कहना है कि आप संजीदा रहें जीवन में, अपने कर्म के प्रति, अपने आचरण के साथ और अपने लक्ष्यों के प्रति आप संजीदा रहें। कई बार लोग अपनी संजीदगी को छोड़ देते हैं। वो ये मस्खरापन छोड़ दीजिए जीवन में। ये बहुत जरूरी है कि आप संजीदा रहें। जब भी कोई आपसे बात करे तो पूरी गंभीरता के साथ बात करें। आप किसी भी विषय को लेकर कहीं भी जाएं और यदि पूरी गंभीरता के साथ बात रखी जाएगी तो जरूर शासन, प्रशासन, यहाँ तक कि परमात्मा भी उस बात को जरूर सुनेंगे, क्योंकि आपने अपनी बात बहुत गंभीरता के साथ रखी। आप उसको गंभीरता के साथ करें। सफलता की एक बहुत बड़ी बात है कि आप समय के साथ उसकी कंपाउंडिंग करें। कई बार कोई एक छोटा निवेश लगना है, बहुत छोटा निवेश है,
लेकिन समय के साथ वो कंपाउंड होकर एक बड़ी सफलता को अर्जित करता है। जैसे कि महामहिम ने कहा, आपने ही कहा, छोटी सी गौ सेवा शुरू की और आज विकास बहुत बड़ा हुआ। समय के साथ थोड़ा समय लगता है, समय के साथ कंपाउंडिंग, समय के साथ आपकी कंपाउंडिंग आपको बड़े सफलता की ओर ले जाती है। जीवन में बचत करें, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ उन लोगों से जो निवेश करते हैं, जो उद्योग करते हैं। हमेशा 6 महीने की आपातकालीन बचत आपकी हमेशा होनी चाहिए, जो आपको समय के साथ वो करे। और संसार अप्रत्याशित है, हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि संसार अप्रत्याशित है और अप्रत्याशित स्थिति के लिए हमें सदैव अपने जीवन में त्रुटियों के लिए जगह रखनी चाहिए। आपके जीवन की सबसे बड़ी योजना तब के लिए होनी चाहिए जब आपकी योजना काम ना करे। जब आपकी कोई योजना जिसको आपको लेकर चल रहे हैं वो अचानक काम करना बंद कर दे, तो उस समय के लिए आपके पास जरूर प्लान बी होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। ये संसार अप्रत्याशित है। हमने कभी सोचा नहीं था कि कोरोना आ जाएगा और कोरोना आकर हम अचानक ही कहीं जाकर रुक जाएंगे। तो ये अप्रत्याशित स्थितियां बनती रहती है। कभी आप संसार की कल्पना करिए कि जब संसार शुरू हुआ था तब बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो कि अनपेक्षित थी। उन अनपेक्षित घटनाओं के लिए हम तैयार नहीं थे। अक्सर जो है वो विफलता इसलिए भी हो जाती है कि हम त्रुटियों के लिए जगह नहीं रखते। एक स्पेस हमें हमेशा रखना चाहिए, जरूर करना चाहिए। बाकी तो सब है, ऋणग्रस्तता से सदैव बचें। कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है। कभी धैर्य की परीक्षा में नहीं ले सकती, क्योंकि आप सुबह से सुनने का काम कर रहे हैं। हम भले ही ब्राह्मण हैं लेकिन काम कर रहे हैं। हमारे निमाड़ में एक कहावत है कि भूखा किसान का और जीमेल ब्राह्मण का काम नहीं करना। तो इसके बाद वाले सत्र में तो आप सुनेंगे नहीं। आदरणीय श्री मुकेश शुक्ला जी और हमारी बहन सातम बलवटे जी ने दिए। और अब जिन सभी लोगों का आज अभिनंदन हुआ है उनसे मैं निवेदन करूंगा, हमारे प्रेस के सारे हमारे भाई लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी सभी पगड़ियां लगा के, बहनें पगड़ियां लगा के हमारे सब अभिनंदन जिनका हुआ है वे सभी हमारे सज्जन पुरुष वे मंच पे आ जाएं। और बहनें हमारी जिनका हुआ है वो भी अपने जो शालू उनको आज हमने उड़ाया है उसके साथ में मंच पे आए। ग्रुप फोटोग्राफ हो, क्योंकि ये कल के फोटो पेपरों में सब आएगा, तो इस सम्मेलन की चर्चा होगी। कृपया आ जाए मंच पे। फिर हम सभी लोग भोजन के लिए जाएंगे और फिर सभी लोग वापस आएंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम संगीत का होने जा रहा है। आप लोग इतने प्रसन्न होके जाएंगे, पूरे ऊर्जावान होके जाएंगे। तो कृपया आ जाएं। और स्वामी जी के साथ में हमारा फोटो हो जाएगा, गजेंद्र भाई के साथ में हमारा फोटो हो जाएगा, एक इतिहास चल जाएगा, एक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग भोजन के लिए जाएंगे। कृपया सभी लोग मंच पे आ जाएं और जितने लोग जा रहे हैं सभी सभा कक्ष में जल्दी से वापस भोजन करके वापस आ जाएं। कुछ लोग खाना खाना चलेंगे घर आना है।
ये बच्ची हमारे बीच में पूना से इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पे आई है। इनका नाम श्रेम अत्रे है और ये वीरांगनाओं के ऊपर इतनी जोर और शोर से जोश के साथ में प्रस्तुति देगी। एक 2 से 3 मिनट का इनका प्रस्तुति पर नवीन ट्रस्टीज का हम इनवाइट करेंगे। हेलो, क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? हेलो, नमस्कार, मेरा नाम श्रेम अत्रे है। मैं पूना से आई हूँ। आप सभी अतिथिगणों को मेरा सादर नमस्कार। हेलो, की रचयिता है श्री अमित शर्मा जी। इस कविता का शीर्षक है गीता का ज्ञान। मैं आप सभी उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा सादर नमन। मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपनी इस कविता को शुरू करती हूँ। तलवार धनुष पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख 5 पांडव बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सब ताक रहे थे जी, और पास के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी। भूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा तो अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर पल में तभी पता चला। बादल तले उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंकर जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू, सबका गर्जन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उत्पात
रागों को आप उन गीतों से जोड़कर देख सकें। तो हमने जो राग चुने हैं उसमें पहले हम आरंभ कर रहे हैं शिवरंजनी राग से, जिसमें कुछ 2-3 गीतों की झलकें हम आपको सुनाएंगे और राग का कुछ थोड़ा सा स्वरूप दिखाते हुए, और उसके बाद राग पहाड़ी में कुछ गीत होंगे, एक धुन होगी, और उसके बाद एक छोटी सी बंदिश। तो एक बहुत छोटा सा संक्षिप्त सा संगीत का ये प्रस्तुतिकरण है। आप सभी का आशीर्वाद अपेक्षित है। आपके आशीर्वाद मिलेंगे तो निश्चित रूप से कार्यक्रम में हमें रोचकता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आरंभ करते हैं। आप सभी को प्रणाम। जैसा प्रवीण भाई ने बोला, नर्मदा भवन से जुड़ी हमारी जीवन यात्रा और कला यात्रा है। जब नर्मदा भवन का भूमि पूजन हुआ तब पहला हॉल बना, या अभी जब 40 वर्ष मनाए गए, जब डॉक्टर साहब का बर्थडे हुआ, 80वां बर्थडे, तब भी हम यहाँ पर थे, और आज हमें फिर खुशी है कि हम यहाँ पर हैं। नर्मदा भवन, जहाँ भूमि पूजन जो एक लोकल तिलक नगर का एक छोटा सा संस्थान था, फिर एक भवन बना, और आज हम जब देखते हैं कि इसमें नारदी समाज के इंटरनेशनल जो बाहर लोग हैं वो आज ट्रस्टी बन रहे हैं, या बाहर से इसमें योगदान हो रहा है। तो जिस तरह से नर्मदा भवन एक सिर्फ MP इंदौर से उठ के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बना है, मेरा जीवन भी उसी के साथ उतनी ही तेजी से और उसी के साथ चलता बढ़ा है। तो मैं
थोड़ी सी हाई से लगा हुआ है म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, सही जवाब। भाई इनको एक चॉकलेट दे दो। तो लीजिए, अब मैं एक दूसरी उभरती हुई कलाकार को पेश करूंगा, अक्षिति। हाइस थोड़े बढ़ाइए। हेलो हेलो चेक, हेलो इफेक्ट थोड़ा कम करिए। परफेक्ट। मैं शुरू करती हूँ। आप सभी का सहयोग भी चाहिए मुझे तालियों के साथ, ऐसे मजा नहीं आएगा। किसी इंतजार का
आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार। आखिरी पल है, आखिरी आने तुझे ढूंढ रही है। आखिरी पल है, आखिरी आने तुझे ढूंढ रही है। डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है। सामने आजा एक बार, सामने आजा एक बार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार है, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने राह में तेरी। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने आह में तेरी। अब तो चलिया इस बार है, अब तो चली